अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश पोर्शन नाम्स 2020 के पेपर की डिस्कशन करेंगे। इंग्लिश में जो एमसीक्यूज़ थे, मेरे पास जो दूसरी पीडीएफ थी वो काफ़ी क्लियर थी, लेकिन उसमें से ये एमसीक्यूज़ मिसिंग थे, उसमें ये दिए नहीं हुए थे। लेकिन ये किसी और एकेडमी की पीडीएफ मुझे मिली है, तो इसमें एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, लेकिन ये थोड़े आपको ब्लर लगेंगे। तो मैं इसके लिंक पोस्ट कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वहाँ से ये पीडीएफ देख सकें। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है इंग्लिश पोर्शन का, वो ये है, देयर आर पिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पिक करना है जो हमारे पास स्टेटमेंट है। देयर आर शैलाज एंड इरम्स रिजल्ट कार्ड्स। शैला और इरम के रिजल्ट कार्ड हैं। तो अब यहाँ पे देखें, पहली चीज़ जो हमने बात करनी है, यहाँ पे एंड दिया हुआ है। एंड की दोनों साइड पे हमने जिस रूल को फॉलो करना होता है वो पैरेललिज्म का रूल होता है, यानी सक्सेसिव यूज़ ऑफ आइडेंटिकल ग्रामर करना है। हमने दोनों साइड पे सक्सेसिव यूज़ करना है आइडेंटिकल ग्रामर का। एंड के एक साइड पे भी वही ग्रामर होना चाहिए ग्रामर, और दूसरी साइड पे भी वही ग्रामर का रूल अप्लाई करना हो चाहिए। अब दूसरा चीज़, रिजल्ट कार्ड की पोजेशन शो की गई है। जब भी हम किसी चीज़ की पोजेशन यानी मलकियत को शो करते हैं तो अपोस्ट्रोफी के साथ शो करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ की पोजेशन या मलकियत को शो करते हैं तो हम अपोस्ट्रोफी के साथ शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने शैला के साथ भी अपोस्ट्रोफी लगानी है, और पैरेललिज्म के रूल को फॉलो करते हुए इरम के साथ भी अपोस्ट्रोफी लगानी है। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। देयर आर इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि प्लूरल है, दो लोग हैं, इसलिए आर यूज़ हुआ है। देयर आर शैलाज एंड इरम्स रिजल्ट कार्ड्स, तो इसलिए हमारे पास चार्ली ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है, इसमें भी पिक दी करेक्ट ऑप्शन करना है। इसमें भी सिमिलर उसी तरह की स्टेटमेंट है। 7 स्टूडेंट्स रिजल्ट कार्ड्स आर अवेटेड। 7 तालिब इल्मों के रिजल्ट कार्ड हैं जो अभी अवेटेड हैं। तो 7 है, 7 प्लूरल है, इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स रिजल्ट कार्ड है, पोजेशन शो करनी है, इसलिए इसमें भी हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी शो करेंगे। 7 स्टूडेंट्स रिजल्ट कार्ड्स आर स्टिल अवेटेड, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी शो करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच पंचुएशन मार्क विल बी यूज टू सेपरेट बोथ द क्लासेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंस में हम दोनों क्लासेस को सेपरेट करने के लिए कौन सा पंचुएशन मार्क यूज़ करेंगे। तो जब भी दो इस तरह की हमारे पास आ जाएंगे क्लासेस जो इक्वल टेंडेंसी रखती हो, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेमी कोलन यूज़ करते हैं। सेमी कोलन हम क्यों यूज़ करते हैं, जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आ जाए तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जब हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन लाइक बट या कोई भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगाते हैं, हम उससे पहले कोमा लगाते हैं। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं लगाते और कोमा भी लगाना नहीं चाहते, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं एक सेमी कोलन से। इसको सेमी कोलन से रिप्लेस किया जा सकता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस कोमा को। तो जहाँ दो इक्वल रैंक की, दो इक्वल वेट की क्लासेस आ जाएं, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आ जाएं, वहाँ हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी ना लगाना चाहें, वहाँ हम कोमा और कोऑर्डिनेट कंजक्शन दोनों को मिस करना चाहें, तब हम उसकी जगह क्या करते हैं, हम एक सेमी कोलन लगाते हैं। ये बुक में भी इस तरह की एक एग्जाम्पल दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है, 15 मिनट्स डैश अलाउड टू ईच स्पीकर। तो 15 मिनट हमारे पास क्या है, ये एक रूल आपने पढ़ा होगा 10 किलोमीटर्स वाला, 10 किलोमीटर्स वाला, कि यानी जब प्लूरल नाउन्स डिनोट करते हैं सम स्पेसिफिक क्वांटिटी या अमाउंट को, तो वो क्या करते हैं, कंसिडर एज अ होल। मतलब उसमें वर्ब जनरली क्या लिया जाता है, सिंगुलर लिया जाता है। When plural nouns denote some specific quantity or amount considered as whole, the verb is generally singular. जैसे हम 10 kilometers is a short distance. Similarly, 15 minutes is allowed to each speaker. इसमें is यूज़ होगा, इसमें इस हिसाब से इज यूज़ होगा। नेक्स्ट एक और बात आपको मैं बताती जाऊँ, यहाँ पे आर भी दिया हुआ है सेंटेंस में, वार भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि हमने आर को वार पे फोकियत देनी है, आर ज़्यादा यूज़ होता है, वार ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस तरह भी ये सेंटेंस अगर हम आर के तरह सोल्व करते हैं तो ये थोड़ा एम्बिगियस हो जाएगा, आर से ये सोल्व नहीं हो सकता। 15 मिनट्स इज़ अलाउड टू ईच स्पीकर, 15 मिनट्स इज़ अलाउड टू ईच स्पीकर। तो अल्फा विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें हमने पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस की पहली चीज़ हमने क्या करना होता है, उसका जो डूअर होता है उसको बाय के साथ रिप्लेस कर देना होता है। यानी हाउ डिड शी डिफ्रॉड हिम ऑफ हिज सेविंग्स। यहाँ पे एक और चीज़ याद देखें, यहाँ पे डिफ्रॉड ऑफ है, डिफ्रॉड ऑफ है, तो यहाँ पे महरूम करना, यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, डिवॉइड ऑफ, डिफ्रॉड ऑफ, ये आपको प्रेपोजिशन भी आनी चाहिए। तो हाउ डिड शी डिफ्रॉडेड हिम ऑफ हिज सेविंग्स, तो यहाँ पे अगर अल्फा में देखें, हाउ हैड ही
बीन डिफ्राडेड ऑफ हिज सेविंग। तो यहाँ पे डूअर किधर गया है, डूअर को यहाँ पे अल्फ़ा में बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। बाय वाली जो पार्ट होता है पैसिव वॉइस का वो ख़त्म कर दिया गया। तो डेल्टा इसमें करेक्ट होगा कि हाउ वाज ही डिफ्राडेड बाय हर ऑफ हिज सेविंग। तो यहाँ पे डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस पे नाम से हमेशा इसमें से पेपर देते हैं, पहले एनटीएस था वो भी इसमें से पेपर देता था, अब नाम से खुद अपना पेपर कंडक्ट करवाते तो ये भी देता है। तो ये एक्टिव वॉइस पे आपको अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है आइडेंटिफाई द एरर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, दी रिहर्सल सेशन स्टार्टेड एंड वी हैव लिटल टाइम टू स्पेयर फॉर अदर एक्टिविटीज़। रिहर्सल सेशन स्टार्ट हो गया और हमारे पास दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत थोड़ा टाइम था। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो कौन सी होगी इस क्वेश्चन में। अगर हम बी स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें वी के बाद का जो हेल्पिंग वर्ब है वो मिसिंग है, इसलिए बीटा क्या होगी, रॉन्ग होगी। अगर हम चार्ली की बात करें वी के बाद हैज़ यूज हुआ है तो इसलिए चार्ली भी क्या होगी, गलत हो जाएगी। और डेल्टा की तो बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस की वो सारी गलत हो गई है। तो इस तरह भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं क्योंकि इन सबकी स्ट्रक्चर्स में मसला है। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा भी स्टेटमेंट्स को एंड से जोड़ा गया तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ब्लैंक जो खाली जगह इसको फिल करना है एप्रोप्रिएट ऑप्शन से। लाइन्स लाइक एनी अदर कॉर्निवर्स लिव ऑन मीट। अब देखें लाइक एनी कॉर्निवर्स ये क्या है, नॉन एसेंशियल पार्ट है, यानी हमारा जो असल स्टेटमेंट है वो क्या है, लाइन्स लिव ऑन मीट। अब जो नम्स के पेपर में उन्होंने पूछने की कोशिश की है लाइन्स के साथ लिव आना है या लिव्स आना है, तो लाइन्स प्लूरल है, प्लूरल के पास के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिव आ जाएगा। अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन आपने बस ये देखने कि जो दरमियान में इंफॉर्मेशन दी होती है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है या फिर नॉन एसेंशियल पार्ट होता है, उसको आपने रिमूव करके तो खुद उसको पढ़ने की कोशिश करनी है, लाइन्स लिव ऑन मीट। तो ये सिंपल इस तरह सोल्व हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है, ये भी फिल इन दी ब्लैंक है हमारे पास। दी कैटल ऑलवेज दी क्रॉप। तो जो कैटल होते हैं हमारे पास कुछ वर्ब होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर प्लूरल्स। हम कुछ नाउन्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर प्लूरल्स। वैसे तो इस पर आई थिंक मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इस हिसाब से एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, इंग्लिश एक प्ले लिस्ट अलग बनाई हुई है, उसमें आप लेक्चर सर्च कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं इनको कहते हैं इर्रेगुलर प्लूरल्स। कैटल क्या है, ये भी इर्रेगुलर प्लूरल है। जैसे पुलिस है, पुलिस आर, पुलिस इज़, पुलिस आर। तो इस तरह ये भी इर्रेगुलर प्लूरल है। तो इर्रेगुलर प्लूरल्स जो होते हैं हमेशा प्लूरल होते हैं। द कैटल आर, द कैटल हैव। अल्फ़ा में हैज़ लिखा है गलत है, बीटा में इज़ लिखा है गलत है। तो है डेल्टा में हैव बीन ईटिंग है, लेकिन यहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं है, सिंस फार का जिक्र नहीं है, तो इसलिए ये गलत होगा। इसलिए चार्ली हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगा। तो 108 के लिए चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। 109 है दी वर्ड्स लेबिरिंथ मीन। तो लेबिरिंथ का जो वर्ड है ये 2020 की वो कैब में प्रेजेंट था, जो दी थी पीएमसी ने वो कैब दी थी, उसमें ये लेबिरिंथ का वर्ड प्रेजेंट था। तो इसका मायने होता है मेज़। चार्ली में हीप है, हीप का ये एफएससी की बुक में यूज़ हुआ है, जैसे वो सिंधी वुमेन में शायद यूज़ हुआ है। तो हीप का मतलब होता है डेर। और नैक का वर्ड भी पीएमसी के वो कैब में यूज़ हुआ था, नैक होता है महारत या इस तरह की चीज़। तो हाइव का तो कॉमन सा वर्ड है, हाइव जो छत्ते होते हैं, ये मक्खियों के छत्ते होते हैं, हाइव्स ऑफ बीज, तो ये हाइव्स आम सा वर्ड है। तो इसलिए अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको लेबिरिंथ का मीनिंग ना पता हो तो आपको दूसरे लफ्ज़ों के मायने पता हो तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है पिक द करेक्ट ऑप्शन। दीज आर ओल्ड दोज आर न्यू। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर देखा था कि दो स्टेटमेंट हों जो इक्वल रैंक की हों, इक्वल वेट की हों, हम उन दोनों को कोऑर्डिनेट कंजक्शन से सेपरेट करना नहीं चाह रहे। हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं लगानी, हमने साथ कोमा भी नहीं लगाना, ना ही कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगानी। तब हम उसका रिप्लेस किससे करते, सेमी कोलोन से। तब हम उसको सेमी कोलोन से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलरली दो इक्वल रैंक की स्टेटमेंट्स है, हम इसको सेमी कोलोन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 110। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है हमारे पास। अहमद कैरिड आउट हिज ड्यूटी अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू होता है, ये आपको पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। जैसे 6 था ना, डिफ्राड ऑफ, तो इस तरह आपको ये डिवाइड ऑफ, तो ये आपको प्रेपोजिशन इस तरह पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द एरर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर वाज डेनिस टीटो फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। तो डेनिस टीटो जो था वो फर्स्ट
स्पेस ट्रैवलर था। क्वेश्चन में ये इसका नाम कैपिटल में नहीं है, तो जिसका इसमें कैपिटल में, इसलिए ये करेक्ट होगा। फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स को कैपिटल में करेंगे तो दी फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर वाज डेनिस टिटो फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसमें जो मार्क्ड है वही करेक्ट है, अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, सिलेक्ट द राइट सेंटेंस। इसमें राइट सेंटेंस सिलेक्ट करना है हमने। अब हम इसमें ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है? सबसे पहले हम एडजेक्टिव की जब भी हम ऑर्डर लगाते हैं, आपको यह पता होगा, अगर नहीं पता तो इस पर मैं वीडियो बना के एक शेयर कर दूंगी। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव होता है, सबसे पहले हम डिटरमाइनर लगाते हैं। डिटरमाइनर के बाद ओपिनियन, फिर साइज, फिर शेप, फिर एज, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटीरियल और फिर पर्पस। तो यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे देखें हमारे पास 3 चीज़ें यूज़ हुई है। स्केयर, स्केयर क्या है हमारे पास? शेप है। स्केयर क्या है हमारे पास? शेप है। स्केयर के बाद जो चीज़ यूज़ हुई है रेड है, रेड हमारे पास कलर है। वुडन, वुडन क्या है हमारे पास? मटेरियल है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के लिहाज से देखें तो सबसे पहले क्या होता है? शेप होता है। शेप के बाद प्रेफर करते हैं कलर को, कलर के बाद हम प्रेफर करते हैं मटेरियल को। जैसे कहते हैं राउंड, येलो, सिल्क, क्लोथ, यानी राउंड पहले आएगा, येलो बाद में आएगा, सिल्क जिससे मटेरियल से बना है वो बाद में आएगा। तो इस तरह इसका सीक्वेंस होता है। तो इसमें अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में 113 में अल्फ़ा करेक्ट होगा। यहाँ पे गलत मार्क किया गया है, अल्फ़ा करेक्ट होगा। सबसे पहले हम शेप को मार्क करते हैं। शेप जो होती है हमारे पास, सबसे पहले शेप ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में, शेप के बाद हम कलर को देते हैं प्रायोरिटी, कलर के बाद मटेरियल होते हैं। शेप स्क्वायर है, कलर रेड है और मटेरियल वुडन है, तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। इसको ओ स्कैक पोम से भी कुछ लोग याद करते हैं, ओ स्कैक पोम। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूंगी रूल्स इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, आई कांट वॉक। अब देखें ये वॉक की बात है, वॉक रिलेटेड टू डिस्टेंस, डिस्टेंस रिलेटेड टू फार। फार का अगर डिग्री बनाए तो ये क्या हो जाता है? फार्दर, फार्दर। तो आई कांट वॉक फार्दर, तो यहाँ से डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो इसलिए अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। आई कांट वॉक फार्दर, फार्दर रिलेटेड टू डिस्टेंस फ्रॉम फार, फार से वर्ड निकला है फार्दर, तो फार्दर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्दर इसमें रोंग होगा, यहाँ पे फर्दर फॉर टाइम होता है और मज़ीद मीनिंग होता है फर्दर का, और यहाँ पे फादर विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 115 है, कैन यू टेल दिस फैक्ट टू हिज फेस। तो ये एक आप जब याद करते हैं FSC में, आप याद करते हैं ये जो वर्ड्स याद करते हैं आपने, जो जुमले बनाना आता है आपको, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि टू टेल वन थिंग ऑन वंस फेस, तो टू आता है उसमें यूज़, तो यहाँ पे भी टू विल बी करेक्ट। टू टेल वन थिंग वन टू वन फेस, टेल वन टू वन फेस, तो यहाँ पे टू विल बी करेक्ट ऑप्शन, इसलिए अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 116 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दी 3 यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? मस्कीटर्स वाज रिटन बाय। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है गुलिवर ट्रेवल्स इज़ रिटन बाय। तो ये जो बुक्स के नेम होते हैं, चाहे ये सिंगुलर हो चाहे ये प्लूरल हो, इनको सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ड के साथ ही डोनेट किया जाता है। तो यहाँ पे एक बुक है तो एक बुक के साथ वाज आएगा। बीटा में वर यूज़ हुआ है, चार्ली में हैज़ यूज़ हुआ है, और डेल्टा में हैव यूज़ हुआ है, तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, दे हैव पेंटेड देयर हाउस पर्पल। तो ये कौन सा ट्रांजिटिव सेंटेंस है? तो अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो हमारे पास एक होते हैं ट्रांजिटिव, एक होते हैं इंट्रांजिटिव। बच्चों को वैसे तो FSC तक यही बताया जाता है। एक होते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। एक होते हैं इंट्रांजिटिव, जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब ट्रांजिटिव जो होते हैं, ट्रांजिटिव की भी आगे फर्दर टाइप्स होती है। एक होते हैं मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव और कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। मोनो, डाई और कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, एक वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। जैसे आई रोट 2 बुक्स, 2 बुक्स इसका क्या है? रोट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? 2 बुक्स है, सिंपल। अब डाई ट्रांजिटिव क्या होता है? उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? आई रोट हिम अ लेटर, आ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई रोट हिम अ लेटर। तो ये इसमें 2 ऑब्जेक्ट आगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ये होते हैं डाई ट्रांजिटिव। लेकिन जो कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होते हैं उसमें 1 या 2 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ किए होते हैं। जैसे हर थॉटलेस रिमार्क्स मेड हिम हैप्पी, तो इसमें मेड हिम अनहैप्पी, थॉटलेस, तो ये सारे इसके क्या हो गए? इसके फर्दर जो हो गए
ट्रांजिटिव हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो जो कम्प्लेक्स होते हैं इसमें मोर देन वन ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 117 में देखें तो दे हैव पेंटेड देयर हाउस पर्पल। यहाँ पे देयर हाउस है, पर्पल है, पेंटेड है। पर्पल क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया होता है तो तब क्या ये होता है? कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होते हैं, इसलिए चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ही वॉज किल्ड रोबर। अब हमने जब पढ़ते हैं प्रेपोजिशन में दो चीज़ें होती हैं। जब भी हम किसी डूअर की बात करते हैं, किसी काम करने की बात करते हैं, उसको हम डोनेट करते हैं बाय से। जब हम किसी हथियार की बात करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, उसको हम कहते हैं विद से। तो यहाँ पे डूअर कौन है? रोबर है। तो रोबर क्या होगा? बाय। ही वॉज किल्ड बाय रोबर। तो अब आगे हैचेट है। तो हैचेट क्या है? एक हथियार है, एक औजार है, तो इसके साथ विद आएगा। तो बाय विद, डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 119 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाला जो स्टेटमेंट ली हुई है पंजाब की बुक में है, वो मिस्टर चिप्स नावल है। तो नावल में से ये लाइन ली हुई है, मिस्टर चिप्स नावल से लाइन ली हुई है। वेल, नो, परहैप्स, सर। सबसे पहले चीज़ याद रखें, वेल के बाद मोस्टली कोमा यूज़ होता है। वेल के बाद क्यों कोमा यूज़ होता है? जैसे हम अपनी बातों में कहते हैं वेल के बाद एक स्टॉप होता है। एक इतना स्टॉप नहीं होता है कि उससे नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, लेकिन इतना होता है कि उसके बाद कोमा आ सके। नो और येस, इन दोनों के बाद कोमा यूज़ होता है। इसके अलावा जब हम किसी को मुखातिब करते हैं, जैसे मैं कहूँ हेलो ब्रदर, तो ब्रदर से ब्रदर या फिर किसी भी नादिया, हिना, कोई भी मैं नाम ले लूँ तो उन नामों से पहले भी कोमा यूज़ होगा जब हम किसी को मुखातिब करते हैं। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी ये है वेल है। ये इसके बाद जो डबल कोमा है वो इसलिए क्योंकि ये चिप्स बोल रहा था, शायद नहीं, इस चिप्स के सामने एक स्टूडेंट बोल रहा था, तो उसने कहा वेल, नो, परहैप्स, नॉट। इसके बाद नॉट के बाद भी एक कोमा आएगा सर से पहले। तो ये इस तरह इसका कोमा रिप्लेसमेंट होगी। और एक और चीज़ याद रखें, ये जो फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप सबसे एंड पे आता है। इन्वर्टेड कोमास के बाद आता है फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमास के अंदर नहीं आ सकता फुल स्टॉप। एक ये चीज़ याद रख रहे हैं। नो के बाद कोमा आता है, ये चीज़ याद रखें। जब किसी को मुखातिब करते हैं उससे पहले कोमा आता है, ये चीज़ याद रखें। वेल के बाद मोस्टली कोमा यूज़ होता है, तो ये भी याद रखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन बीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 है फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ मम्बल्ड। मम्बल्ड का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता बोलना। जैसे मक्खियों की आवाज़ नहीं होती गूं, इस तरह, मतलब उसकी उनकी इतनी मतलब एक दूसरे में मिक्स्ड साउंड होती है, उसको मम्बल्ड साउंड कहते हैं। तो मम्बल्ड साउंड क्या होती है? जिसकी बिल्कुल क्लियरली समझ ना आए, जो एक तो स्लो भी हो और दूसरी अनक्लियर भी हो, स्लो भी हो और अनक्लियर भी हो। तो इसका एंटोनिम होगा लाउड। लाउड जो होती है वो क्लियर होगी और वो लाउड भी होगी, तो इसका चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी नम्स के 2020 के इंग्लिश की पोर्शन की डिस्कशन। इंशाल्लाह बायोलॉजी के पोर्शन की डिस्कशन भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे।